नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक मल्हार, जो कि एनसीईआरटी की तरफ से आपकी नई हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। उसमें पाठ 3, जो कि एक प्यारी सी कविता है, पहली बूंद। जैसे ही आपने इस पाठ का, इस कविता का नाम सुना होगा तो आप समझ गए होंगे ये बारिश के ऊपर है। तो जब बारिश में पहली बूंद आती है और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी बूंदें आकर बारिश आती है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं और हमारे साथ साथ आसपास पूरी पृथ्वी भी बहुत खुश हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही इस कविता में बताया गया है। आइए इस कविता को पहले अच्छे से उच्चारित करते हैं, इसका वाचन करते हैं और फिर इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ इस कविता को गा सकते हैं। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। और प्यारे बच्चों, इस प्यारी सी कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कोल। तो ये आज की हमारी कविता थी जिसका हमने वाचन किया, और कवि के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों की यही खास बात है कि पाठ में बहुत अधिक जानकारी होती है। तो धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कोल, 1923 में उनका जन्म होता है और 2007 में उनकी मृत्यु होती है, ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। बाल साहित्यकार थे, यानी बच्चों के लिए वो कविताएं और रचनाएं लिखते थे। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये बहुत प्यारी सी कविता है, आपने जरूर इसे सुना होगा, आप इसे फिर से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे कवि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब प्यारे बच्चों, कविता का तो वाचन हमने कर लिया है, कवि के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया है। अब कविता को अच्छे से इसकी व्याख्या करके समझते हैं कि जो हमारे कवि हैं इस कविता में क्या बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं, वह पावस का प्रथम दिवस जब। तो कुछ शब्दों के अर्थ जो हैं, अगर वो समझ लोगे आप, तो अच्छे से इस कविता की विस्तार से व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। पावस क्या होता है? वर्षा ऋतु को, बारिश की ऋतु को हम क्या कहते हैं? पावस। प्रथम क्या होता है? पहला। दिवस क्या होता है? दिन। तो देखो 3 शब्द हैं और तीनों शब्दों के अगर अर्थ आप आसानी से समझ जाते हैं तो कविता भी आपको बड़े आराम से समझ में आ जाती है। तो पावस क्या होती है? बारिश की ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। प्रथम क्या होता है? पहला, फर्स्ट आप कह सकते हैं। और दिवस किसका पर्यायवाची शब्द है? दिन का। यानी कि बारिश की ऋतु शुरू हो गई है और पहला ही दिन है। तब क्या हुआ? पहले ही दिन पहली बूंद धरा पर आई।
क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश तो आएगी। इतने दिनों की गर्मी के बाद अभी आप देख सकते हैं, अभी अप्रैल का महीना है और अभी कितनी गर्मी शुरू हो गई है, फिर मई का महीना, फिर जून का महीना। इतनी गर्मी के बाद पूरी धरती प्यासी हो जाती है, इतनी गर्मी होती है कि हम सब परेशान हो जाते हैं, सारे पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। और फिर अचानक से बारिश की ऋतु आती है, पावस ऋतु आती है, और पहले ही दिन जब पहली बारिश की बूंद आती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहली बूंद धरा पर आई, बारिश की पहली पहली बूंद। धरा क्या होता है? पृथ्वी। तो पर्यायवाची शब्द इसमें दिए गए हैं, इनके अर्थ आप साथ साथ समझते हुए चलें। धरा मतलब पृथ्वी। अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर क्या होता है? नए पौधे उगना। तो मान लो कोई बीज था मिट्टी के अंदर बहुत गहराई में, इतने दिनों से दबा हुआ था, और जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ी और मिट्टी गीली हो गई तो अंकुर फूट पड़ा पौधे का, फूट पड़ा धरती से। तो धरती में नए नए पौधे उगना शुरू हो गए। और बारिश की ऋतु में आपने देखा है कितने सारे पौधे आसपास अपने आप ही उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं? क्योंकि जो बीज होते हैं वो मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं, और जैसे ही उनको पानी मिलता है और सही वातावरण मिलता है तो वो क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। उनमें से नए नए छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो जैसे ही पहली बूंद धरा यानी पृथ्वी पर आती है बारिश की ऋतु में, पावस ऋतु में, तो धरती से अंकुर फूटने लगते हैं, नए नए पौधे उगने लगते हैं। नव जीवन की ले अंगड़ाई। और नया जीवन, पौधों से नया जीवन मिलता है पृथ्वी को, और नए नए पौधे जब उगते हैं तो नव जीवन, नव यानी कि नया नया जीवन अंगड़ाई लेने लगता है, नया जीवन पृथ्वी में आ जाता है। धरती के सूखे अधरों पर। और ये जो पृथ्वी है, इतने दिनों की गर्मी के बाद इसके जो अधर थे, अधर क्या होते हैं? होठ। होठ को हम क्या कहते हैं? अधर। तो जो उनकी धरती के सूखे अधरों पर, कि धरती के जो होठ हैं जो इतने दिनों से सूखे हुए थे, प्यासे थे, उसके सूखे अधरों पर, होठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। और जो बारिश की पहली बूंद गिरती है तो ऐसे लगा वो पानी नहीं है बल्कि अमृत है। अब मान लीजिए आप बहुत देर से प्यासे हैं और एकदम से आपको ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा पानी मिल जाता है, तो वो पानी नहीं, अमृत जैसा लगता है। तो धरती के ऊपर इतने दिनों की गर्मी के बाद जब पहली बूंद गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे अमृत के समान आकर वो गिरती है। तो पहली बूंद की तुलना किसके समान की है? अमृत की बूंद से की है। वसुंधरा की रोमावली सी। वसुंधरा किसका पर्यायवाची शब्द है? फिर से पृथ्वी का। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? धरा भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। रोमावली क्या होता है? जैसे हमारे हाथों के ऊपर रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर जो हरी दूब है, दूब क्या होती है? घास होती है, हरी हरी घास। जब वो पानी गिरने से, बारिश आने से एकदम घास हरी भरी हो जाती है तो ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी के रोम रोम, रोमावली सी, पृथ्वी की रोमावली सी। तो हरी दूब की तुलना किसके समान की है? रोमावली के समान। जैसे हमारे हाथों के ऊपर हल्के हल्के रोम होते हैं, उनमें बाल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही धरती के ऊपर जो दूब होती है उसको रोमावली के समान कहा गया है। पुलकी मुस्काई। पुलकित होना यानी खुश होना, मुस्काई यानी कि हंसी आ गई। तो जैसे ही वो हरी हरी दूब खिल जाती है पानी के आने से पृथ्वी के ऊपर, तो ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ बहुत ही हंसी खुशी, दूब मुस्कुरा रही है, पृथ्वी खिल गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। पहली बूंद धरा पर आई। और कवि कहते हैं कि पावस की ऋतु में, वर्षा की ऋतु में पहली बूंद धरती पर जब आती है तो बहुत ही सुंदर माहौल होता है। आसमान में उड़ता सागर। अब आसमान में उड़ता सागर, सागर तो पानी होता है, सागर तो पृथ्वी पर होता है, लेकिन बादल क्या लेकर घूमते हैं? पानी लेकर। और बादल पूरे सागर को, पूरे पानी को समेटकर आसमान में घूम रहे हैं। तो आसमान में उड़ता सागर, बादलों के रूप में जो पानी है वो सागर के समान आसमान में उड़ रहा है, बादल उड़ रहे हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। स्वर्णिम क्या होता है? सोने के समान। और काले काले बादलों में जब एकदम से बिजली चमकती है तो ऐसे लगता है जैसे सोने जैसी बिल्कुल बिजली एकदम पीले रंग की चमकती है, सफ़ेद रंग की चमकती है। तो लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, यानी कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं और बीच बीच में बिजली चमक रही है। बजा नगाड़े जगा रहे। नगाड़े, नगाड़ा क्या होता है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र क्या होता है? जो बजाने वाला होता है, जैसे ढोलक होता है, उसको बहुत तेज से उसके ऊपर चोट करके उसको बजाया जाता है, नगाड़ा।
तो ऐसे लग रहा है बादलों के टकराने से, आपस में बिजली के कड़कने से, बहुत तेज से जो गड़गड़ाहट की, गर्जना की आवाज़ आती है कि कोई नगाड़ा बजा रहा है। बादल धरती की तरुणाई, और जो बादल हैं वो धरती की तरुणाई, तरुणाई यानी कि बिल्कुल उमंग भर देते हैं धरती में कि बारिश आने वाली है, एकदम नगाड़े बज रहे हैं, एकदम संगीत बज रहा है और एक बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाता है। पहली बूंद धरा पर आई, और कवि कहते हैं जब पहली बूंद धरा पर आती है तो कुछ ऐसा माहौल होता है। नीले नयनों सा ये अंबर, नीले रंग के नयनों सा, नयन क्या होती हैं? आंखें, नेत्र होते हैं पर्याय। इन शब्दों के अर्थ को समझोगे तो आसानी से कविता भी समझ में आ जाएगी। नयनों सा यानी कि आंखों सा, नीले रंग के जो नयन हैं, जो आंखें हैं, ये अंबर यानी कि आसमान किस रंग का होता है? नीले रंग का। और आसमान के जो नीले रंग का जो आसमान है उसको आंखों के समान बताया गया है, तुलना की गई है, पूरी कविता में यहाँ पर तुलना की गई है। काली पुतली से ये जलधर, और आंखों के बीच में जो काले रंग की पुतली होती है हमारी, उस पुतली को किसके समान बताया गया है? से कैसे हैं वो? जलधर, जल को धारण करने वाले। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलधर। अंबर क्या होता है? आसमान। तो कितने नए शब्द हैं, इन सभी शब्दों के अर्थ आप साथ साथ समझते हुए चलेंगे। नीले नयनों सा ये अंबर, अंबर यानी कि आसमान, जलधर यानी कि बादल, नयन यानी कि आंखें, पुतली यानी कि आंखों के अंदर जो काला काला हमारा जो सर्कल होता है उसको हम पुतली कहते हैं। जलधर, जल को धारण करने वाले, जल से भरे हुए बादल। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा क्या होती है? जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति जो दया की भावना उत्पन्न होती है उसको हम करुणा कहते हैं। जब हम किसी के दुख को देखते हैं तो हमारी आंखों से अश्रु यानी कि आंसू बहते हैं। तो ऐसा ही लगता है जैसे आसमान देख रहा है धरती की तड़प को, धरती कितनी प्यासी है, धरती किस तरह से तप रही है, तो उसके मन में करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है। और जब दया उत्पन्न होती है तो वो अपनी आंखों से क्या बहाता है? अश्रु। अश्रु किस रूप में अश्रु बहाता है? पानी के रूप में। और इस तरह से बारिश आती है। करुणा विगलित, विगलित यानी कि अलग होना, करुणा से, दया से अलग होकर, अश्रु बहाकर, अश्रु बहाकर। तो अश्रु किस रूप में है? बारिश के रूप में। धरती की चिर प्यास बुझाई, और आसमान ने, जब बारिश होती है आसमान से तो धरती की चिर यानी कि बहुत पुरानी, बहुत लंबे समय की, चिर का मतलब क्या होता है? लंबे समय की। बहुत अधिक लंबा समय हो गया कि धरती पर बारिश नहीं हुई है, धरती पर बहुत गर्मी है, धरती तप रही है, प्यासी है। तो धरती की चिर प्यास यानी कि बहुत लंबे समय की प्यास बुझाती है। कौन बुझाती है? बारिश। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, और धरती एक तरह से बूढ़ी हो गई थी, मुरझा गई थी, लेकिन फिर से बारिश के स्पर्श को पाकर शस्य श्यामला, शस्य श्यामला क्या होता है? हरी भरी हो जाना, सारे पेड़ पौधों में नया जीवन आ जाता है, नए नए पेड़ पौधे खिल उठते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। बनने को फिर से ललचाई, और जो बूढ़ी धरती है, जो गर्मी के कारण बूढ़ी हो गई थी, उदास हो गई थी, वो फिर से हरी भरी बनने के लिए उसके मन में लालच आता है, हरी भरी होने के लिए वो तैयार हो जाती है। पहली बूंद धरा पर आई, और इस तरह से पहली बूंद किस तरीके से सबके मन में आनंद भर देती है, खुशी भर देती है, चारों तरफ ऐसा सुंदर माहौल बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्यारी सी कविता थी आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, गोपाल कृष्ण कोल के द्वारा लिखी गई। तो मुझे तो ये कविता बहुत प्यारी लगी, और जब मैं इसको पढ़ रही थी, आपको समझा रही थी, तो मुझे बार बार बारिश के दिनों की याद आ रही थी कि जब बारिश होती है तो कैसे हम आनंदित हो जाते हैं, हमारा मन अपने आप ही खुश हो जाता है। और जब पहली पहली बारिश होती है और जो बारिश की बूंदें मिट्टी में गिरती हैं, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, पृथ्वी कितनी खुश हो जाती है। और जब लगातार 2-3 दिनों तक बारिश आती रहती है तो ऐसे लगता है पूरी पृथ्वी धुल गई है, सारी मिट्टी धुल गई है, सारे पेड़ पौधे नहाकर बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, जैसे हम नहाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ इस कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ आपको समझने की ज़रूरत है, मैंने साथ साथ इनको आपके साथ साझा किया है, तो आप ध्यान से इसे सुनेंगे तो पूरी कविता का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। गोपाल कृष्ण कोल जी की ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। प्यारे बच्चों, कविता को समझने के बाद पाठ से यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो अगर कविता आपको समझ में आ गई है तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको अपने आप से आप नहीं कर सकते, तो आप खुद से इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अपने टीचर की
की मदद भी आप ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी सभी पाठों को आपके साथ शेयर करने के बाद इनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम पाठों को ही समझेंगे। चलो वैसे ही इन 2 प्रश्नों को जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? प्यारे बच्चों, मल्हार जो आपकी नई पाठ्य पुस्तक है उसका तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही हमारा पाठ खत्म होता है तो सबसे पहले 2 प्रश्न होते हैं जिसमें 4 उत्तर होते हैं। पहले पाठ में भी ऐसे ही 2 प्रश्न थे, दूसरे पाठ में भी 2 प्रश्न थे, तीसरे पाठ में भी 2 प्रश्न है। तो अभी तक आपको अपनी किताब का नया पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो उसके सामने आपने तारा यानी कि स्टार बनाना है। कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नव जीवन की अंगड़ाई कौन लेता है? अंकुर लेते हैं, नए नए पौधे लेते हैं। नीले नयनों साई अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली क्या है? काली पुतली क्या है? बादल जो है काले काले रंग के वो पुतली के समान है, और पूरा आसमान क्या है? नयनों के समान है, आँखों के समान है। अभी अभी कविता हमने पढ़ी थी, और कविता आप पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाओगे। चलो जल्दी से ये मिलान भी कर ही लेते हैं, आसान सा है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। उड़ता सागर किसके लिए प्रयोग किया गया है? सागर उड़ रहा है यानी कि बादल। बादल में क्या होता है? पानी होता है। बजा नगाड़े यानी कि बादलों से जो आवाज आती है। मेघ यानी बादल। गर्जना करना यानी कि गरजना, बादलों का गरजना। नीले नयन किसके लिए प्रयोग किया गया है? आकाश, आसमान के लिए। और रोमावली सी हरी दूब, हरी घास को रोमावली कहा गया है। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं, और कोई भी प्रश्न आप पढ़कर देखिएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलने वाला जिसके बारे में आपको उत्तर ना पता हो, क्योंकि कविता आपने ध्यान से पढ़ ली है, समझ ली है, और ये बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ये अब आपकी बारी है, इन सभी प्रश्नों को आप पढ़कर देखिए। यहाँ पर देखो नगाड़ा दिया गया है, इस तरीके का नगाड़ा होता है जिसको जोर जोर से आवाज करके। प्यारे बच्चों, कविता में नगाड़ा बजाने की बात हुई थी, तो ये हमारा नगाड़ा है, और यहाँ पर चोट करने के बाद ये नगाड़े से बहुत तेज से आवाज निकलती है। और आगे आप देख सकते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कविता है, एक बूंद, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। और प्यारे बच्चों, ये पूरी कविता नहीं है, पूरी कविता और भी आगे है, तो आप इसे सर्च करके पढ़ सकते हैं। आपके लिए सिर्फ यहाँ पर 4 पंक्तियाँ दी गई हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी, साथ में समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।